हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, हाईवे इंजीनियरिंग का शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में फर्स्ट जो ब्रिटिश रोड था वो जीटी रोड कलकत्ता से दिल्ली बना हुआ था। फर्स्ट ब्रिटिश रोड जीटी रोड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले जो रोड बनना स्टार्ट हुआ था वो रोमन से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, रोमन रोड के बाद ट्रेसा गेट कंस्ट्रक्शन आया, उसके बाद मेटाकैफ कंस्ट्रक्शन आया, इसके बाद टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन आया, इसके बाद मेकाडेम कंस्ट्रक्शन आया। ठीक है, मतलब ट्रेसा गेट कंस्ट्रक्शन जो कि फ्रांस में बना था, इसके बाद मेटाकैफ इंग्लैंड में, इसके बाद टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन और इसके बाद जो है ये आपका मेकाडेम कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद जो है रोड का डेवलपमेंट बन होना स्टार्ट हुआ। इसके बाद जयकर कमेटी जो है 1987 ईस्वी में जयकर कमेटी फॉर्म हुआ। ठीक है, इसके बाद फंड रिसर्च फंड जो है रोड के लिए, ठीक है, सीआरएफ द्वारा बना। ठीक है, सेंट्रल रोड फंड। इसके बाद इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी स्टेब्लिश्ड हुआ। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सीआरआरआई, ठीक है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में है, इसका ऑफिस। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद क्या किया गया कि 20-20 साल का एक प्लान बनाया गया रोड को डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, रोड डेवलपमेंट के लिए 2020 ईयर का प्लान बनाएगा। इसमें सबसे पहला जो प्लान था वो था आपका नागपुर रोड प्लान, जो कि 1943 में स्टार्ट हुआ और 1943 से 1963 तक चला। ये आपका फर्स्ट 20 ईयर प्लान है। ठीक है, इसमें जो रोड डेंसिटी है ये आपका जो नागपुर रोड प्लान है, इसमें जो रोड डेंसिटी है, मतलब ये इसमें तय किया गया, ये इसमें एम लेके चला गया कि 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 16 किलोमीटर रोड बनाना है। ठीक है, मतलब पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया 16 किलोमीटर रोड बनाना है। ये आपका जो था स्टार और ग्रिड पैटर्न पे आधारित था। इसके लिए रिकमेंड किया गया स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। इसमें रोड को नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड इसमें क्लासिफाई किया गया नागपुर रोड प्लान के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए इस नागपुर रोड प्लान के बाद जो है 1961 में 1961 से जो है बॉम्बे रोड प्लान आया। इसमें ये क्या है, ये सेकेंड 20 ईयर प्लान है। ये जो प्लान था 1961 से लेके 1981 तक चला। ठीक है, 20 साल का। इसमें जो है जो रोड का डेंसिटी है ये 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 32 किलोमीटर, मतलब इससे डबल हो गया इसमें रोड मतलब बनाना था। ठीक है, और इसमें भी जो रोड का क्लासिफिकेशन है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। इसमें एक अलग से एक्सप्रेसवे, ठीक है, एक्सप्रेसवे मतलब क्या होगा जो कि थोड़ा रोड का जो नॉर्मल जो रोड है जो नेशनल हाईवे उससे भी ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन जो हो गया, जिसमें कि स्पीड का जो है इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेसवे बना जो कि 1600 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाने का निश्चित किया गया इसमें बॉम्बे रोड प्लान में। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लखनऊ रोड प्लान। ये आपका थर्ड 20 ईयर प्लान है। ठीक है, ये जो है 1981 में स्टार्ट हुआ और 2001 तक चला। ये थर्ड जो 20 ईयर प्लान है, जो 20-20 साल का प्लान बन रहा था, ये आपका थर्ड 1981 से 2001 तक गया। ये इसमें एक्सप्रेसवे जो है वो 2000 किलोमीटर तक इसमें ये किया गया। ठीक है, एम लिया गया और इसमें जो है पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 82 किलोमीटर रोड बनाना था। ठीक है, 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 82 किलोमीटर रोड बनाना था। इसमें जो है रेक्टेंगल एंड ब्लॉक पैटर्न पे आधारित था। ये रेक्टेंगल एंड ब्लॉक पैटर्न पे ये आधारित था। ठीक है, अब देखिए अलाइनमेंट जो होता है ना, ही जो है एनएचआई, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 1998 में ये इसका ये एस्टेब्लिश हुआ। इसके बाद आते हैं, देखते हैं अलाइनमेंट क्या होता है। तो अलाइनमेंट जो होता है ये आपका फिक्सिंग सेंटर लाइन, ठीक है, सेंटर लाइन फिक्स करना
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट बोलते हैं। फिक्सिंग सेंटर लाइन इज कॉल्ड अलाइनमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है इसका, ये शॉर्ट होना चाहिए अलाइनमेंट, इजी इसका मूवमेंट होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए। ये इसका हर अलाइनमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। इन इंडिया टोपोग्राफी मैप्स आर अवेलेबल फ्रॉम सर्वे ऑफ इंडिया विथ 15 और 30 मीटर कंटूर इंटरवल। In India, topography maps are available from the Survey of India with 15 और 30 मीटर कंटूर इंटरवल। इसमें क्या जो की मैप है वो क्या है, shows the proposed and existing road and important places to be connected। इसका जो साइज होगा की मैप का वो 22 से 23 सेंटीमीटर, 22 इंटू 30 सेंटीमीटर इसका साइज है की मैप का। ठीक है, अब देखिए इसमें डिटेल्स ऑफ वेरियस रोड नेटवर्क। जो इंडियन रोड नेटवर्क था वो 33 लाख किलोमीटर का था। इंडियन जो रोड नेटवर्क था वो आपका 33 लाख किलोमीटर का था। और इंडियन रोड नेटवर्क एक्सप्रेस वे जो था वो 200 किलोमीटर का था। नेशनल हाईवे जो है वो 70,548 किलोमीटर। स्टेट हाईवे जो है वो 1,31,899 किलोमीटर। और मेजर डिस्ट्रिक्ट जो रोड था ये आपका हुआ 4,67,763 किलोमीटर। ठीक है, रूरल रोड एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड 26,50,000। करेंट स्टेटस ऑफ ट्रैफिक का बात करें तो इसमें जो पैसेंजर है 85% वो रोड से जाते हैं और 15% रेलवे से जाते हैं। और जो फ्राइट है, जो माल ढोने वाला गाड़ी है, वो 70% बाई रोड से जाता है और 30% बाई रेलवे से जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन 1988, जो कि एस्टेब्लिश हुआ 1998 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो 2000 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है 2000 में स्टार्ट हुआ। और मेन फीचर ट्रेसागेट रोड का क्या है, थिकनेस वाज ओनली 30 सेंटीमीटर। जो ट्रेसागेट रोड है इसका जो थिकनेस है, ट्रेसागेट जो रोड है इस कंस्ट्रक्शन होता है, इसका जो थिकनेस होगा वो 30 सेंटीमीटर होगा। रोड फाउंडेशन फॉर मॉडर्न हाईवे कंस्ट्रक्शन वाज डेवलप्ड बाय टेलफोर्ड और मेकाडम जो है ये आपका मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है। अब देखिए लॉन्गेस्ट जो नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया जो है वो कौन सा है, NH44 है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। और शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया जो है वो NH47A है, NH47A है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। इंडेक्स मैप शोज द जनरल टोपोग्राफी ऑफ एरिया, जिसका कि साइज 32 से 20 सेंटीमीटर है इंडेक्स मैप का। जबकि हम ये वाला क्या बताया, ये आपको जो 22 से जो 30 सेंटीमीटर है ये आपका की मैप है। 22 इंटू 30 सेंटीमीटर का प्लॉट होगा। शोज द प्रपोज्ड एंड एग्जिस्टिंग रोड। और ये क्या था, जनरल टोपोग्राफी ऑफ एरिया इंडेक्स मैप, इसका साइज 32 से 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम आते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में देखते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिजाइन, इससे पहले एक और चीज देख लीजिए आप यहाँ पे, हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। इसमें क्या होगा, जो टोटल लेंथ होगा रोड का L इक्वल्स टू, ठीक है, 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स और विलेजेस। ठीक है, ये एक हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हो, एक और लिखा लेंगे रोड डेंसिटी इंटू एरिया। ये दो वैल्यू निकालेंगे, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो टोटल लेंथ ऑफ रोड हो जाएगा। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ रोड हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा नंबर में, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे। इसमें अगर आपको निकालना है लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, ठीक है, तो इसमें आप कैसे निकालिएगा, टोटल स्टेट एरिया, टोटल ऑफ स्टेट एरिया, टोटल ऑफ स्टेट एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50 करेंगे फर्स्ट नंबर में। ठीक है, सेकेंड नंबर में क्या करेंगे, लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे अगर निकालना है तो टोटल ऑफ स्टेट एरिया डिवाइडेड बाई 25। ये जो स्टेट एरिया होगा वो किलोमीटर में होगा, या फिर हम लोग करेंगे 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स इन अ स्टेट माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इसमें से और इसमें से, वो हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे हो जाएगा।
मेजर डिस्ट्रिक्ट लेंथ, अगर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का अगर लेंथ निकालना है तो एरिया ऑफ स्टेट इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.5 या फिर 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स, ये जो होगा, ये दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है, अब देखिए हम देख रहे थे क्या, ज्योमेट्रिक डिजाइन में सबसे पहले हम देखेंगे डिजाइन स्पीड। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिजाइन में सबसे पहले हम देखेंगे डिजाइन स्पीड। इसमें मैक्सिमम स्पीड होता है, डिजाइन स्पीड जो होता है वो मैक्सिमम स्पीड होता है। इसमें दो टाइप का होगा, एक रूलिंग डिजाइन स्पीड और एक मिनिमम डिजाइन स्पीड। ठीक है, ये जो रूलिंग डिजाइन स्पीड है वो अपर बाउंड कंसेप्ट पर आधारित है, और जब आपका मिनिमम डिजाइन स्पीड है वो लोअर बाउंड कंसेप्ट पे आधारित है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टेरेन है और उसका उसमें हम कितना क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं। तो प्लेन टेरेन में 0 से लेके 10% क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं। रोलिंग टेरेन में 10 से 25%, माउंटेनियस टेरेन में 25 से 60 और स्टीप टेरेन में ग्रेटर देन 60% जो है वो हम क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं। फॉर्मेशन विड्थ अगर आप निकालते हैं तो फॉर्मेशन विड्थ क्या होता है, कैम्बर का विड्थ, सॉरी कैम्बर क्या बोल रहे हैं हम, ये जो आपका कैरिज वे होता है उसका विड्थ प्लस सोल्जर कैरिज वे जिस पे कि गाड़ी चलता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मेशन विड्थ है, तो इसमें कैरिज वे प्लस सोल्जर हो जाएगा। राइट ऑफ वे अगर निकालना है तो आपका कैरिज वे प्लस सोल्जर प्लस रोड मार्जिन ये आपका राइट ऑफ वे हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम में सबसे पहला जो है जिसपे कि रोड चलता, सॉरी व्हीकल्स चलता है, ये आपका कैरिज वे हो जाएगा। इसके बगल में हम लोग सोल्जर प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, और यहाँ से लेके जो ये आपका लाइन है, ये है आपका यहाँ सोल्जर से लेके यहाँ तक ये जो लाइन है इसको हम रोड मार्जिन बोल दिए। ये आपका क्या है, रोड बाउंड्री है। ठीक है, इसका जो अगला लाइन है ये आपका रोड बाउंड्री है। यहाँ ये आपका लाइन जो है ये आपका बिल्डिंग लाइन है और ये आपका कंट्रोल लाइन है। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले कैरिज वे, इसके बाद सोल्जर, इसके बाद रोड मार्जिन, इसके बाद ये जो लाइन हो जाएगा, ये लाइन जो है आपका रोड बाउंड्री हो जाएगा। ये जो लाइन है आपका बिल्डिंग लाइन और ये नेक्स्ट जो लाइन है वो है आपका कंट्रोल लाइन। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आपका कैरिज वे यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो आपका शोल्डर अगर हम ऐड कर देते हैं इसमें तो फॉर्मेशन विड्थ और रोडवे हो जाएगा। और यहाँ से लेके रोड मार्जिन से लेके दूसरा रोड मार्जिन तक तो ये आपका राइट ऑफ वे और लैंड विड्थ हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑफ वे और लैंड विड्थ हो जाएगा। ठीक है, और रोड लैंड हो जाएगा। फ्रिक्शन देखिए, फ्रिक्शन जो होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, उसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका जो वैल्यू होता है वो 0.35 से 0.4 होता है। ठीक है, और हाई स्पीड के लिए अगर ग्रेटर देन 80 किलोमीटर पर आवर होगा स्पीड तो इसमें जो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो 0.35 होगा। ये कैलकुलेशन ऑफ सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए होता है। लेटरल फ्रिक्शन जो होता है वो F इक्वल्स टू 0.15 होता है इन हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पेवमेंट अनइवननेस। ठीक है, ये अनड्यूलेशन ऑफ पेवमेंट को दर्शाता है, पेवमेंट अनइवननेस। ये हम लोग किससे मेजर करते हैं, ये बम्प मीटर और रफोमीटर से मेजर करते हैं। और गुड पेवमेंट के लिए अनइवननेस इंडेक्स जो है वो 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर होना चाहिए। सेटिस्फैक्ट्री के लिए 250 सेंटीमीटर पर किलोमीटर होना चाहिए और अनकॉमन के लिए 320 सेंटीमीटर पर किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका पेवमेंट अनइवननेस के बारे में डिस्कशन हो गया। ठीक है, अब आइए देखिए इसको हम स्पीड में भी सेटिस्फैक्ट्री के लिए 100 किलोमीटर पर आवर होगा और आपका इवन स्पीड के लिए 55 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका यहाँ पे। अब देखिए कैम्बर जो है, कैम्बर ये आपका क्रॉस स्लोप है, स्लोप अक्रॉस द रोड। ठीक है, ये ड्रेनेज पर्पस के लिए होता है। क्रॉस स्लोप जो होता है ये आपका मिडिल ऑफ द रोड सरफेस होगा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। ठीक है, मतलब ऐसे होगा रोड, क्या है इस तरह से होगा रोड, इस तरह से बनेगा तो क्या होगा उस पर अगर चले आदमी चलेंगे तो इस पर क्या होगा, ड्रेन जब पानी जब बरसा होगा तो ये इधर और इधर क्या हो जाएगा, हट ड्रेन ऑफ हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, यहाँ से पानी जो है वो ठहरेगा नहीं रोड पे।
ठीक है। तो इस तरह से कैम्बर हम लोग इसीलिए प्रोवाइड करते हैं, इट इज़ द राइजिंग ऑफ मिडिल ऑफ द रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कैम्बर है ये पहला नंबर पैराबोलिक होता है और इलिप्टिक शेप का होता है, इस तरह से हम लोग देते हैं। इसमें जो y है इसका वैल्यू 2x² डिवाइडेड बाई NW होता है। ये कहाँ पे यूज करते हैं इसको, हम फ्लेक्सिबल पेवमेंट में पैराबोलिक और इलिप्टिक शेप के कैम्बर को हम यूज करते हैं। ठीक है। इसको हम 1 in n से दर्शाते हैं, 1 वर्टिकल और n हॉरिजॉन्टल, और परसेंटेज में भी दर्शाते हैं। ये अगर फास्ट मूविंग व्हीकल है, मतलब जो फास्ट चल रहा है, उसके लिए पैराबोलिक के जो है कैम्बर ठीक है। यहाँ पे y इक्वल्स टू 2x² डिवाइडेड बाई n इंटू डब्ल्यू होता है। और स्ट्रेट कैम्बर के लिए, स्ट्रेट कैम्बर जो है वो आपका सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में यूज होता है, इस ये आपका रिजिड पेवमेंट में होता है। और इसमें जो होगा स्ट्रेट कैम्बर में y इक्वल्स टू W/2n होता है, ये 1 इन हो जाएगा, W हो जाएगा। ठीक है। ये प्रॉब्लम फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए प्रॉब्लम होता है। ये देखिए कंफर्ट जो होता है वो G इक्वल्स टू 2C होता है फॉर कंफर्ट कंडीशन के लिए। C जो है ये आपका कैम्बर है, G जो है ये आपका ग्रेडियंट है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसका। आप देखिए टाइप्स ऑफ रोड सरफेस और रेंज ऑफ कैम्बर इन एरिया ऑफ रेनफॉल। ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सीमेंट कंक्रीट है और हाई टाइप ऑफ बिटुमिनस सरफेस है, इसमें जो है हैवी रेनफॉल के लिए 1 in 50 होता है, मतलब 2% होता है। लाइट रेनफॉल के लिए 1 in 60 होता है, मतलब 1.7% होता है। याद रखिएगा, इसे क्वेश्चन काफी पूछता है यहाँ से। ठीक है। थिन बिटुमिनस सरफेस के लिए 1 in 40 होता है, मतलब 2.5%। और लाइट के लिए 1 in 50 मतलब 2% होता है। WBM ठीक है, वाटर बॉन्ड मैकाडम, इसके लिए जो होता है ग्रेवल अगर हम यूज कर रहे हैं इसमें, तो इसके लिए जो हैवी रेनफॉल होगा तो उसमें कैम्बर का जो वैल्यू है 1 in 33 होगा। और लाइट रेनफॉल के लिए 1 in 40 होगा, मतलब इसमें 3% और इसमें 2.5%। अर्थ रोड होगा तो इसमें जो है कैम्बर का वैल्यू 1 in 25 होगा, हैवी रेनफॉल के लिए 4% और लाइट रेनफॉल के लिए 1 in 33 3% होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। 1 in 50 ग्रेटर होगा 1 in 60 से, होता ही है कि 1/50 ज़्यादा होगा कि 1/60 ज़्यादा होगा, 1/50 ज़्यादा होगा। तो देखिए जैसे जैसे रेन बढ़ेगा, मतलब वर्षा का जो रेन है, पानी जो हो रहा है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे कैम्बर जो है बढ़ेगा। चेरापूंजी में ज़्यादा होता है। सुपीरियर द रोड लेसर द कैम्बर, बढ़िया रोड होगा तो कैम्बर कम होगा, जैसे कि राजस्थान वगैरह में होगा। मैक्सिमम विड्थ जो होता है व्हीकल का एज पर इंडियन रोड कांग्रेस वो 2.44 मीटर होता है। सिंगल लेन रोड का जो आपका विड्थ होता है वो 3.75 मीटर होता है। ओवरटेकिंग इस पे अलाउड नहीं होता है। मल्टी लेन रोड के लिए जो आपका विड्थ होता है वो n इंटू 3.5 मीटर होता है मल्टी लेन रोड के लिए। ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है, टू लेन रोड है, टू लेन रोड का जो विड्थ है इंक्रीज्ड कर्व अगर हम लोग लगा के देखते हैं रेजिंग कर्व में तो 7.5 मीटर होता है टू लेन विड्थ रोड का। ठीक है। अगर कर्व होगा उसमें तो 7.5 मीटर होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कर्व होगा तो, ठीक है, रेज्ड कर्व होगा उसमें, तब कर्व क्या होता है, देखिएगा कि ये रोड है, इसके रोड के साइड में पत्थर लगा रहता है, कर्व स्टोन बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे विड्थ ऑफ कैरिज वे का विड्थ कितना होता है। ठीक है। ये कैसे डिसाइड होता है विड्थ ऑफ कैरिज वे, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी विच डिपेंड ऑन विड्थ ऑफ द ट्रैफिक लेन एंड नंबर ऑफ लेन्स, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर सिंगल लेन रोड है तो इसमें विड्थ ऑफ कैरिज वे कितना होगा, 3.75 मीटर फॉर ऑल रोड, ये आपका सिंगल लेन रोड के लिए विड्थ ऑफ कैरिज वे हो जाएगा। टू लेन विदाउट रेज्ड कर्व जो है वो 7 मीटर हो जाएगा, देखिए बिना कर्व को रेज किए हुए। और टू लेन विथ रेज्ड कर्व होगा तो 7.5 मीटर होगा ऑन ब्रिज पे। इंटरमीडिएट कैरिज वे होगा तो 5.5 मीटर होगा। मल्टी लेन पेवमेंट होगा तो 3.5 पर लेन होगा। और आपका 3 लेन के लिए 10.5 मीटर, 4 लेन के लिए 14 मीटर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रैफिक सेपरेटर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, टू प्रिवेंट हेड ऑन कोलिजन को प्रिवेंट करने के लिए
ये 5 मीटर होता है ट्रैफिक सेपरेटर फॉर रूरल हाईवे के लिए, ट्रैफिक सेपरेटर अप टू 1.2 मीटर फॉर इन लॉन्ग ब्रिजेस के लिए। द मिनिमम शोल्डर विड्थ जो होना चाहिए IRC अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस 2.5 मीटर। नॉर्मल लैंड विड्थ रिक्वायर्ड फॉर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे इज 45 मीटर। मैक्सिमम लैंड विड्थ जो होगा रिक्वायर्ड फॉर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए 60 मीटर होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग लाइन हम आपको बताएं, और वो मतलब दो बिल्डिंग लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा 80 मीटर होगा, और कंट्रोल लाइन के बीच का डिस्टेंस 150 मीटर होगा। ये हम यहाँ पे आपको दिखाए कि बिल्डिंग लाइन क्या होता है, बिल्डिंग लाइन क्या होता है हम अभी आपको दिखाएं यहाँ पे। बिल्डिंग लाइन क्या होता है, ये आपका बिल्डिंग लाइन है, दो बिल्डिंग लाइन के बीच के करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है, और कंट्रोल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, वो 150 मीटर है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब आते हैं हम ग्रेडियंट, स्लोप अलोंग द लेंथ ऑफ ग्रेडियंट। ये आपका रोड है सपोज दैट लेंथ के डायरेक्शन में, इस लेंथ के डायरेक्शन में जो हम लोग स्लोप देते हैं उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। और ये आपका अगर क्रॉस स्लोप है, ठीक है, इसके अलोंग देंगे तो ये कैम्बर हो जाएगा। G इक्वल्स टू 2C होता है, जो ग्रेडियंट होगा G इक्वल्स टू 2 इंटू कैम्बर होगा। ठीक है, अब देखिए ग्रेडियंट में चार तरह का ग्रेडियंट होता है। एक होता है आपका रूलिंग ग्रेडियंट, ठीक है, एक हो जाएगा आपका रूलिंग ग्रेडियंट, इसके बाद हो जाएगा लिमिटिंग ग्रेडियंट, इसके बाद हो जाएगा आपका एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, और लास्ट में जो होगा वो होगा आपका मिनिमम ग्रेडियंट। ये चार तरह का ग्रेडियंट है। रूलिंग ग्रेडियंट को हम डिजाइन ग्रेडियंट बोलते हैं, ये आपका प्लेन एंड रोलिंग केस में अप्लीकेबल, प्लेन एंड रोलिंग में इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, लिमिटिंग ग्रेडियंट, मैक्सिमम ग्रेडियंट यूज्ड इन माउंटेनियस टेरेन, ये आपका लिमिटिंग ग्रेडियंट है। और एक्सेप्शनल जो ग्रेडियंट होता है ये अलाउड नहीं होता है, यूज्ड इन स्टीप टेरेन में हम लोग यूज करते हैं एक्सेप्शनल ग्रेडियंट को। मिनिमम ग्रेडियंट जो होता है उसमें लेस ग्रेडियंट होता है। ठीक है, तो रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट और जो मिनिमम ग्रेडियंट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टेरेन में रूलिंग ग्रेडियंट में अगर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन है, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन है तो इसमें 33% होगा, मतलब 1/30 होगा। और आपका लिमिटिंग ग्रेडियंट है तो उसमें 5% होगा, एक्सेप्शनल में 6.7% होता है। ठीक है, और आपका जब माउंटेनियस टेरेन होगा उसमें रूलिंग के लिए 5%, लिमिटिंग के लिए 6% और एक्सेप्शनल के लिए 7%। स्टिप टेरेन होगा तो रूलिंग के लिए 6%, लिमिटिंग के लिए 7% और एक्सेप्शनल के लिए 8% होगा। ठीक है, अब आते हैं हम ग्रेड कंपनसेशन में। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, 20-25 स्टार मार्क लगा लीजिएगा, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ग्रेड कंपनसेशन जो होता है इसको परसेंटेज में अगर निकाले तो 30 प्लस आर डिवाइडेड बाई आर होगा, या फिर 75 बाई आर होगा। दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको हम ग्रेड कंपनसेशन लेते हैं। आर जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्व दिया होगा, और ग्रेड कंपनसेशन कंपनसेटेड जो ग्रेडियंट का वैल्यू है वो 4% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 4% से अगर ज्यादा अगर कम होता है, मान लीजिए 3.5 होगा, तब पर भी हम 4% आंसर इसका लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम साइट डिस्टेंस पे। तो SSD होता है, ISD होता है, OSD होता है, HSD होता है। SSD जो होता है ये आपका क्लियर डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर स्टॉप द व्हीकल, ये आपका सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है, क्लियर डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हीकल। ISD जो होता है वो होता है आपका 2 इंटू SSD होता है, 2 इंटू सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा। और OSD जो होगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, क्लियर डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर ओवरटेकिंग, ये आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होगा। हेडलाइट साइड डिस्टेंस ये आपका SSD होता है, सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब देखिए मिनिमम हाइट ऑफ द ड्राइवर अबव द रोड सरफेस व्हेन सीटेड ऑन सीट 1.2 मीटर होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0.15 मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए दो टाइप का डिस्टेंस होता है, एक होता है आपका लैग डिस्टेंस, SL से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू 0.278 V इंटू टी होगा। टी आपका रिएक्शन टाइम ऑफ एवरेज ड्राइवर जो कि 2.5 सेकंड होता है एज पर इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, और SSD जो होगा सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 0.278 VT प्लस V²/254 इंटू एफ होगा। ठीक है, ये आपका V किलोमीटर पर आवर में होगा, V आपका डिजाइन स्पीड है, S जो है आपका वर्टिकल व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स है,
एफ जो है कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन 0.35 से 0.4 है। ठीक है, अब देखिए जो टी है, जो आपका रिएक्शन टाइम होता है ड्राइवर का, ये आपके पी आई ई वी थ्योरी पे बेस्ड होता है, परसेप्शन, इंटलेक्शन, इमोशन और वायलेशन। पी आई ई भी ये इस थ्योरी पे डिपेंड करता है। आई ई जो है ये आपका परसेप्शन जो है, आप आंखों से देखते हैं, उसके उससे आप अंदाजा लगाते हैं, ये आपका ब्रेन से रिलेटेड होता है। और ये जो वॉल्यूशन जो है ये आपका हैंड और आई से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पी आई वी थ्योरी पे बेस्ड है। अब देखिए विथ ग्रेडियंट अगर हम सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस लिखते हैं, या अप ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा और डाउन ग्रेडियंट नेगेटिव होगा, तो ये आपका लैग डिस्टेंस हो गया, ये आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गया। इसका फॉर्मूला होता है सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का वी स्क्वायर 0.278 वी इंटू टी प्लस वी स्क्वायर बाई 254 इंटू ए प्लस माइनस एन बाई 100। यहाँ पे एन जो है ग्रेडियंट होगा परसेंटेज में, वी जो होगा वो किलोमीटर पर आवर में होगा। ठीक है, अब देखिए अपवार्ड ग्रेडियंट में जो आपका एस बी है वो लेस का मतलब नीचे जाएगा, और आपका डाउनवर्ड ग्रेडियंट में ऊपर जाएगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अपवार्ड ग्रेडियंट में जो सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो बढ़ेगा कि घटेगा, आप बताइए। अपवार्ड ग्रेडियंट है, अपवार्ड ग्रेडियंट है, तो अपवार्ड ग्रेडियंट में ये वाला टर्म हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये वाला टर्म पॉजिटिव लेते हैं, तो पूरा का पूरा टर्म जो है ज़्यादा हो जाएगा, नीचे है तो ये ऊपर वाला टर्म कम आ जाएगा, तो एस भी कम हो जाएगा। जबकि डाउनवर्ड ग्रेडियंट में निगेटिव है तो नीचे वाला टर्म कम हो जाएगा, तो ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एस एस डी का फॉर्मूला 0.278 वी टी इन प्लस वी स्क्वायर बाई 254 इंटू एफ इंटू एन हो जाएगा। एन जो है आपका एफिशिएंसी फैक्टर है, 20% लॉस इन ब्रेक अगर देगा तो एन इक्वल्स टू 0.8 होगा। सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 0.278 वी टी और वी स्क्वायर बाई 254 इंटू एफ एन प्लस माइनस एन बाई 100 हो जाएगा। अब देखिए सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस सिंगल लेन के लिए वन वे ट्रैफिक है, अगर मतलब एक तरफ गाड़ी जा रहा है और एक ही तरफ गाड़ी जा रहा है, ये रोड है तो वन वे ट्रैफिक मतलब एक ही तरफ गाड़ी जा रहा है, तो सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है सेफ एस एस डी जो है एस एस डी के बराबर हो जाएगा, जो ऊपर में हम कैलकुलेट किए। और सिंगल लेन है लेकिन टू वे ट्रैफिक है, मतलब एक तो रोड है लेकिन इधर से भी गाड़ी जा रहा है और उधर से भी आ रहा है एक ही रोड में, तो टू वे ट्रैफिक हो गया। तो इसमें जो सेफ एसएसडी होगा, सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, 2 × SSD हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2 × SSD? क्योंकि एक व्हीकल को चाहिए और उसके बाद दूसरा व्हीकल्स को भी उतना डिस्टेंस चाहिए, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कि उसमें जो है वो दोनों के लिए हो जाएगा, तो 2 × SSD हो जाएगा। और ये जो है ISD के बराबर हो जाएगा, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया क्लियर। यहाँ पे टू लेन के लिए, टू वे के लिए, टू लेन है, एक लेन हो गया और ये दूसरा लेन है, एक तरफ गाड़ी जा रहा है एक तरफ, तो मतलब ये अपना अपना लेन पे जा रहा है, तो इसमें जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा सेफ, वो आपका SST के बराबर ही होगा। इफ कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इज एफ, देन द रिटार्डेशन डेवलप इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इज ए इक्वल्स टू एफ जी। यहाँ पे जो रिटार्डेशन डेवलप होगा वो ए इंटू एफ जी के इक्वल होगा। ठीक है, 1 फीट बराबर 0.30 मीटर होता है, ए एफ इक्वल्स टू ए बाई जी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम किसमें, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में। ठीक है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में देखें, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में देखें तो आपका D1 प्लस D2 प्लस D3 होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिए, ए जो है ये आपका ओवरटेकिंग व्हीकल है, ए जो है ये आपका ओवरटेकिंग व्हीकल है, और बी जो है ये ओवरटेकन व्हीकल है। ठीक है, तो ए जो है ये आपका ओवरटेकिंग व्हीकल है, बी जो है ओवरटेकन व्हीकल है, मतलब जो ओवरटेक कर रहा है वो ए है और जो ओवरटेक जिसको करना है वो बी है। तो ऑब्वियस है कि अगर ओवरटेक जिसको करना है वो स्लो स्पीड से होगा तभी आप ओवरटेक कर पाइएगा। ठीक है, तो इसमें 3 तरह का डिस्टेंस ऐड होता है, एक D1 हो गया, एक D2 हो गया, एक D3 हो गया। ऐसे आप फिगर भी आप देख सकते हैं। सपोज दैट ये आपका व्हीकल है, ये आपका व्हीकल है, ये आप इसको ओवरटेक करना है, ये ओवरटेक कर रहा है। ठीक है, तो जब ओवरटेक कर लेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, उस बीच में ये यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं आएगा, और एक इधर से ही व्हीकल आ रहा है जो कि उतना देर में जब तक ओवरटेक कर रहा है यहाँ चला, तो ये आपका डिस्टेंस D3 हो जाता है। ठीक है,
ये आपका डिस्टेंस D3, ये आपका D2 हो जाता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये आपका D1 हो जाता है, ये आपका D2 हो जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ऐसे करके D2, D3 और D3, D2, D1 और D3 तीन डिस्टेंस होता है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो तीन डिस्टेंस होगा, तो वो तीनों डिस्टेंस कैसे निकालेगा? सबसे पहले तो D1 जो है वो रिएक्शन जब टाइम हुआ एवरेज ड्राइवर का, यहाँ पे 2 सेकंड रिएक्शन टाइम होगा, क्योंकि ओवरटेक करना है तो आपको उससे ज़्यादा 2.5 नहीं होगा, 2 सेकंड होगा एज पर OSD के लिए। तो 0.278 VB इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, और D2 जो होगा, D2 जो हो जाएगा आपका S1 प्लस बी प्लस S2 हो जाएगा। D2 क्या हो जाएगा? S1 प्लस बी इन प्लस S2 हो जाएगा। तो 2S, अगर S1 S2 बराबर था 2S प्लस 0.278 VB इंटू टी। ठीक है, VB क्या है? स्पीड ऑफ B है, जिसको कि ओवरटेक करना है। ठीक है, ओवरटेक का A ओवरटेक कर रहा है। D3 जो है वो 0.278 V इंटू टी हो जाएगा। T अगर आपको निकालना है तो रूट अंडर 2 इंटू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई A होगा। A जो है आपका एक्सेलरेशन होगा, V डिजाइन स्पीड होगा, T इक्वल्स टू जो आपका टाइम होगा वो होगा आपका 4S बाई A हो जाएगा। A मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। अगर S नहीं दिया हुआ है तो S इक्वल्स टू 0.2 VV प्लस L लेंगे। S जो है मीटर में हो जाएगा, VV को हम किलोमीटर पर आवर में पुट करेंगे यहाँ पे, तो S का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे S पुट करके हम T का वैल्यू निकाल लेंगे। L क्या है? यहाँ पे ये वाला जो L है वो लेंथ ऑफ व्हील बेस है, जो कि 6.1 मीटर होता है एज पर IRC। अगर नहीं दिया हुआ है तो इफ VV इज नॉट गिवन, अगर VV भी नहीं दिया हुआ है तो VV इक्वल्स टू V माइनस 16 होता है। V किलोमीटर पर आवर में होगा। ठीक है, ये आपका पूरा पूरा किलोमीटर पर। ओवरटेकिंग इज नॉट अलाउड इन ए सिंगल लेन, एक लेन में हम लोग अलाउड नहीं करते हैं जनरली। अब देखिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या क्या निकल के आ गया। ये आपका D1 हो गया। ठीक है, ये आपका D2 हो गया, पूरा का पूरा 2S प्लस 0.278 VB इंटू टी ही आ जाएगा। यहाँ पे T इक्वल्स टू 2S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई A आएगा, 0.278 V इंटू टी आएगा। तो ये आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है, जो कि किलोमीटर, ये आपका जो भी है किलोमीटर पर आवर में आएगा। टू वे ट्रैफिक के लिए, टू वे ट्रैफिक के लिए मतलब इधर से भी गाड़ी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो इस केसेस में D1 प्लस D2 प्लस D3 हो जाएगा। वन वे ट्रैफिक है एंड डिवाइडेड हाईवे है, मतलब एक ट्रैफिक है डिवाइडेड में हाईवे है। ठीक है, एक ही तरफ ट्रैफिक है, इसमें ओवरटेक करने के लिए इधर वाले व्हीकल को हम कंसिडर नहीं करेंगे D3 का वैल्यू। तो D3 यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि एक ही है, वन वे ही ट्रैफिक है, इधर का हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो D1 प्लस D2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 लेन के लिए D1 प्लस D2 हो जाएगा। 4 लेन के लिए क्या हो जाएगा? टू वे ट्रैफिक के लिए D1 प्लस D2 हो जाएगा। D3 इज यूज्ड ओनली इन टू वे टू लेन रोड, मतलब दो टू वे है और टू लेन रोड है। इन ऑल अदर केस सेफ OSD जो होगा वो D1 प्लस D2 होगा ओनली। ठीक है, अब देखिए मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन कितना होता है? मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन जो होगा वो आपका हो जाएगा 3 इंटू OSD, और डिजायरेबल लेंथ जो होता है वो 5 इंटू OSD होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में आ जाते हैं, देख लेते हैं। कर्व हम लोग क्यों देते हैं? सबसे पहला चीज तो कर्व हम लोग देते हैं टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ ए पाथ। ठीक है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ पाथ, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कर्व देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो कर्व है ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, ये आपका स्ट्रेट लाइन आ गया, बीच में कर्व दिया गया है जिसका कि रेडियस R हो गया। इधर जो है कर्व के बाहरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से P का जो वैल्यू होता है वो mb स्क्वायर बाई R होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? W भी m को लिख सकते हैं W बाई जी बाई W स्क्वायर बाई जी आर होगा, मतलब P बाई, अगर W इधर आता है तो V स्क्वायर बाई जी आर होगा, मतलब P बाई W जो होगा वो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होगा। इसी को हम इम्पैक्ट फैक्टर भी बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, और इसको हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे P बाई W को सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इम्पैक्ट फैक्टर बोल दिया। ओवर टर्निंग में जैसे ही गाड़ी जो है, व्हीकल्स जो है, ये आपका सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, तो इसके इसके बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, वो उसको खींचेगा, मतलब गाड़ी जो है ओवरटर्न होने का चांसेस रहता है। तो ओवरटर्न में ओवरटर्निंग ना हो उसके लिए क्या कंडीशन है? सबसे पहले तो P बाई जो W है
मतलब जो इम्पैक्ट फैक्टर है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है, ये आपका B/2H के इक्वल होना चाहिए या फिर V² होना चाहिए। और ये जो B/2H है ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट ओवरटर्निंग फोर्स है। B/2H जो है वो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट ओवरटर्निंग फोर्स। P/W जो है ये आपका पुलिंग पावर है, मतलब P/W जो पुलिंग पावर है वो लेस देन और इक्वल्स टू B/2H होगा। देखिए B/2H जो क्या है, रेजिस्टेंस है ओवरटर्निंग में, तो रेजिस्टेंस है, तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा ओवरटर्निंग में, मतलब ओवरटर्निंग फोर्स को ये आपको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, तो वहाँ पे ओवरटर्निंग नहीं होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ओवरटर्निंग के लिए B/2H जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स होना चाहिए P/W के, मतलब P/W अगर ग्रेटर देन B/2H हो जाता है तो ओवरटर्निंग हो जाएगा। नो ओवरटर्निंग के लिए B/2H जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए P/W से। और नो ओवरटर्निंग तो हम लोग क्या करेंगे, B/2H को ज़्यादा रखना होगा, मतलब हम लोग विड्थ ऑफ व्हीकल को ज़्यादा रखेंगे, हाइट को कम रखेंगे। बी जो होता है वो आपका मैक्सिमम होता है 2.44 मीटर, और एच होता है वो आपका हाइट ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, अब हम आते हैं लेटरल स्किड। ठीक है, एक तो देखिएगा कि डायरेक्टली जो है व्हीकल्स जो है वो क्या हो जाएगा, मूव ओवरटर्न हो जाएगा। दूसरा ना, आप कभी देखे होंगे कि लेटरल स्किडिंग में होता है, मतलब चक्का वहीं पे घसीट के रह जाता है। तो उस केसेस में P इक्वल्स टू आपका F प्रेशर, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स F फ्रिक्शन कोएफिशिएंट टू नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। तो P/W जो है वो F के इक्वल होना चाहिए, इक्वल्स टू V²। F जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन है जिसका कि वैल्यू 0.15 होता है। मतलब जो F का जो वैल्यू है ये रेजिस्टेंस है अगेंस्ट किसमें, लेटरल स्किडिंग में, स्लाइडिंग में। तो लेटरल स्किडिंग में तो F का वैल्यू अगर ज़्यादा होता है या फिर बराबर होता है तो नो लेटरल स्किड। अगर P/W का वैल्यू ज़्यादा होता है F से, ठीक है, देन स्किड हो सकता है। तो फॉर सेफ ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व स्किडिंग एंड ओवरटर्निंग नहीं होना चाहिए। नो स्किड नो ओवरटर्न, मतलब P/W जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू F होना चाहिए, और P/W जो है वो लेस देन इक्वल्स टू B/2H होना चाहिए। ठीक है, और P/W जो है वो अगर F से ज़्यादा हो जाता है, मतलब F ज़्यादा नहीं है, P/W ज़्यादा हो गया तो स्किड हो जाएगा। और लेकिन B/2H से कम है तो ओवरटर्निंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि B/2H से ज़्यादा है। लेकिन F से अगर F कम हो जाता है P/W से, तो यहाँ पे स्किड हो जाएगा। ओवरटर्निंग कब होगा, F ज़्यादा है मतलब स्किड नहीं होगा। और लेकिन B/2H जो है वो P/W से कम है, B/2H तो ओवरटर्निंग हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए P/W जो है वो अगर F से ज़्यादा हो जाता है और B/2H से भी ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें दो केस अराइज होता है। एक कि अगर F का वैल्यू ग्रेटर देन B/2H होता है तो मोर रेजिस्टेंस डेवलप होगा आपका फ्रिक्शन में, मतलब लैटरल स्किड में। तो लैटरल स्किड जो है पहले, मतलब देखिए पहले क्या होगा, यहाँ पे देखिए F ज़्यादा है और B/2H से भी ज़्यादा है P/W, तो लैटरल स्किड मतलब चक्का वहीं पे घसीट के रह जाएगा। ओवरटर्न मतलब पूरा का पूरा पलट जाएगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ हो रहा है, चक्का भी घिसट रहा है और पलट भी रहा है। लेकिन दोनों में जो मेजर केस है उसको हम लोग लिए हैं, ओवरटर्निंग होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि B/2H का वैल्यू भी कम है F से, तो F का ज़्यादा रेजिस्टेंस है, स्किड में ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो नहीं होगा स्किड, क्योंकि स्किड को रोक रहा है, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उसमें पावर, उसके लिए पावर F जो है वो ज़्यादा है। अगर B/2H का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है F से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए B/2H का वैल्यू जो है वो F से ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे ओवरटर्निंग रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो स्किड होगा देन ओवरटर्न होगा, और ओवरटर्न भी होगा। ठीक है, लेकिन पहले स्किड होगा देन ओवरटर्न होगा। ठीक है, B/2H जो है वो F के अगर इक्वल हो जाता है, देखिए यहाँ पे आप समझिए, ये जो F है ना, ये स्किड को रोक रहा है। अगर F का वैल्यू प्रॉपर रहे तो स्किड रुक जाएगा। B/2H जो है अगर ये प्रॉपर रहे तो ओवरटर्न रुक जाएगा। दो चीज रुक रहा है, एक स्किड और एक ओवरटर्न। दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो ओवरटर्निंग अकर्स, तो ओवरटर्निंग इफेक्ट जो होता है वो इसका स्किड से ज्यादा होता है, इसीलिए ओवरटर्न यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम सुपर एलिवेशन और कैंट और बैंकिंग। सुपर एलिवेशन और कैंट और बैंकिंग ये तीनों एक ही चीज है। अब देखिए कहाँ है सुपर एलिवेशन जो है, ये हम लोग आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में अगर रेज कर देते हैं तो उसी को हम सुपर एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका इनर एज है, ये है आपका आउटर एज। इसको हम आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में रेज कर दिए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल दिए,
सुपर एलिवेशन, कैंट और बैंकिंग बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हो गया, इट इज द राइजिंग ऑफ आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज इन ऑर्डर टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफुगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफुगल फोर्स के इफेक्ट को कम करने के लिए, काउंटर एक्ट करने के लिए हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू होगा वो सुपर एलिवेशन का रहा होगा, थीटा बहुत ही छोटा होगा, और टेन थीटा साइन थीटा इक्वल होगा यहाँ पे, और थीटा इक्वल्स तो हम क्या लिख सकते हैं, ई बाई बी लिख सकते हैं। ई ये दे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ई बाई बी लिख सकते हैं, तो ई इक्वल्स टू ई बाई बी हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका ई आया वो ई इंटू बी हो जाएगा। ई जो है आपका रेट ऑफ सुपर एलिवेशन है, और आपका कैपिटल ई जो है वो टोटल सुपर एलिवेटेड हाइट ऑफ आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन इस फॉर्मूला से पूछता है, ई प्लस एफ इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 आर होता है, जो कि पी बाई डब्ल्यू के बराबर होता है। यहाँ पे भी जो है आपको किलोमीटर पर आवर में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन होता है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, यहाँ पे एफ का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के लिए एफ का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये आपको, इसको हम लोग बैलेंस्ड सुपर एलिवेशन ही बोलते हैं। यहाँ पे वी स्क्वायर बाई जी आर होगा, अगर वी को आप मीटर पर सेकेंड में पुट करिएगा तो। और डिजाइन सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक के लिए 75% होता है डिजाइन स्पीड। ऐसे अगर किलोमीटर पर आवर में पुट करिएगा तो वी स्क्वायर बाई 127 आर होगा, ठीक है। डिजाइन सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स ट्रैफिक के लिए 75% डिजाइन स्पीड इज कंसिडर, अगर एफ का वैल्यू जो है वो 0 होगा तो ई इक्वल्स टू 0.7 वी का स्क्वायर डिवाइड बाई आर होगा, तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 225 इंटू आर हो जाएगा। वी को हम लोग को किलोमीटर पर आवर में पुट करना है। अगर ई का वैल्यू 0.154 होता है तो हम लोग ई का जो वैल्यू है यहाँ पे 0.154 ही लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम सुपर एलिवेशन क्या होगा, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू प्लेन एंड रोलिंग कंडीशन के लिए 7% होता है। हिल्स विथ स्नोफॉल अगर हो रहा है तो इसमें भी 7% होगा। हिल्स अगर स्नोफॉल नहीं हो रहा है तो 10% होगा, इसका वैल्यू 0.10 होगा। ई प्लस एफ इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 127 आर रोलिंग आपका रेडियस होगा, ठीक है। अभी जो है आपका यहाँ पे डिजाइन स्पीड है, और आर रोलिंग कैन बी डिराइव्ड बाय एज्यूमिंग ई मैक्स एंड एफ मैक्स का वैल्यू से हम लोग आर रोलिंग निकाल सकते हैं। ई प्लस एफ इक्वल्स टू वी मीन बाई 127 आर मीन, यहाँ पे वी के जगह पे मिनिमम स्पीड पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका सुपर एलिवेशन से रिलेटेड हो गया। अब आते हैं हम अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन, ठीक है। सुपर एलिवेशन को हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन, तो इसमें हम लोग करते क्या है, सबसे पहले करेंगे पहला नंबर पे रोटेशन अबाउट इनर एज और आउटर एज, रोटेशन ऑफ पेवमेंट करेंगे, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ पेवमेंट हम लोग करेंगे, इनर आउट और रोटेट, यहाँ पे ई इक्वल्स टू बी इंटू ई होगा। और अगर हम रोटेशन अबाउट सेंटर करते हैं तो ई इक्वल्स टू क्या आता है, बी इंटू ई डिवाइडेड बाई 2 होगा। देखिए ये जो आपका स्पीड लिमिट का सिंबल है, ये आपका मैंडेटरी और कंपल्सरी सिंबल है। ये वाला जो बॉर्डर वाला पोर्शन होता है वो रेड होता है, बीच वाला जो इसका बॉर्डर होता है वर्ड का ये ब्लैक होगा, और ये पूरा जो होगा ये नीचे का वाइट, पीछे का वाइट होगा, ठीक है। ये जो आपका अंक जो लिखा रहेगा ब्लैक में रहेगा। अब देखिए वाइडनिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो एडिशनल विड्थ प्रोवाइड करते हैं कैरिज वे में, दैट इज रिक्वायर्ड ऑन द कर्व्ड सेक्शन ऑफ द रोड ओवर एंड अबव दैट रिक्वायर्ड ऑन अ स्ट्रेट अलाइनमेंट, ठीक है। तो वाइडनिंग का कहाँ जरूरत पड़ता है, जहाँ पे कर्व है रोड पे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल वाइडनिंग, ये आपका मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग के दोनों के समेशन के बराबर है आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग, टोटल वाइडनिंग। तो डब्ल्यू एम जो होता है वो मैकेनिकल वाइडनिंग है, और इसी को हम ऑफ ट्रैकिंग भी बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है मैकेनिकल वाइडनिंग इक्वल्स टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r होता है फॉर वन व्हीकल ऑन द रोड, और फॉर इन लेंस मैकेनिकल वाइडनिंग फॉर वन व्हीकल के लिए एल स्क्वायर बाई 2r होता है, ठीक है। क्लियर है। देखिए
मैकेनिकल वाइडनिंग फॉर वन व्हीकल ऑन द रोड L स्क्वायर बाई 2R होगा, और फॉर n लेंस मैकेनिकल वाइडनिंग फॉर वन व्हीकल L स्क्वायर बाई R होगा। ठीक है, रोड विथ n लेंस का अगर हम बात करें, फॉर रोड विथ n लेंस, तो मैकेनिकल वाइडनिंग जो होगा वो आपका NL स्क्वायर बाई 2R होगा। ठीक है, और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग जो होगा वो V बाई 9.5 रूट R होगा। V आपका किलोमीटर पर आवर में होगा और R जो होगा मीटर में होगा, और ये आपका जो आएगा वो मीटर में आएगा। देखिए दो टाइप का वाइडनिंग है, एक आपका मैकेनिकल वाइडनिंग है जिसको कि WM से, इसी को हम ऑफ ट्रैकिंग बोलते हैं, फॉर वन व्हीकल ऑन द रोड L स्क्वायर बाई 2R, और n लेंस मैकेनिकल वाइडनिंग फॉर वन व्हीकल L स्क्वायर बाई 2R, और n लेने के लिए हो जाएगा NL स्क्वायर बाई 2R होता है। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला V बाई 9.5 रूट R होता है। अब हम आते हैं सेटबैक डिस्टेंस पे। ठीक है, सेटबैक डिस्टेंस ये क्या है? सेटबैक डिस्टेंस ये एक क्लियरेंस जो हम लोग देते हैं रोड पे, क्लियरेंस गिवन टू द रोड फॉर प्रॉपर विजिबिलिटी, इसी को हम बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस। ठीक है, क्लियरेंस गिवन टू द रोड फॉर प्रॉपर, इट इज द क्लियर डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व टू प्रोवाइड एडेक्वेट साइड डिस्टेंस एट हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे कि सपोज दैट ये आपका रोड है, ये आपका रोड का पोर्शन है और ये कर्व पोर्शन पे है। ठीक है, और इसमें होगा क्या कि सपोज दैट यहाँ पे कोई व्हीकल आ रहा है और यहाँ से एक व्हीकल आ रहा है, तो ये बीच में कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है जिसके वजह से ये उठा हुआ ऑब्स्ट्रक्शन है, ना आपको ये व्हीकल दिख रहा है इस ये व्हीकल को, ना ये व्हीकल दिख रहा है इस व्हीकल को। तो इसीलिए हम लोग सेटबैक डिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कोई इफेक्ट ना करे रोड पे, तो वही चीज़ों के बारे में हम लिखे यहाँ पे। अगर एल का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन एस होगा, अगर जो एल का जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एस होता है, एल जो है आपका लेंथ ऑफ कर्व हो जाएगा, और एस जो है ये आपका रिक्वायर्ड साइड डिस्टेंस हो जाएगा, एम जो है ये सेटबैक डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ ए रोड टू द ऑब्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पे एम का वैल्यू क्या आ जाएगा? आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई 2, आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई 2, एस इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा होगा। एस इक्वल्स टू क्या होगा? आर इंटू अल्फा होगा। देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन भी आप ध्यान रखिएगा, एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस होगा। ठीक है, तो m इक्वल्स टू सेटबैक डिस्टेंस इक्वल्स टू आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई 2, एस इक्वल्स टू आर अल्फा होगा, और अल्फा इक्वल्स टू एस बाई आर रेडियन हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल्स टू, अगर इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो एस बाई आर इंटू 180 बाई पाई डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अगर मल्टी लेन रोड होगा तो m इक्वल्स टू आर माइनस डी कॉस अल्फा बाई 2, एस इक्वल्स टू आर माइनस डी अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू एस बाई आर माइनस डी रेडियन हो जाएगा। मल्टी लेन रोड के लिए होगा, डी क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ द रोड, सेंटर लाइन ऑफ द रोड, ये सेंटर लाइन रोड का टू द सेंटर लाइन ऑफ द रोड एंड सेंटर लाइन ऑफ द इनर लेन, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, इनर लेन जो भी होगा, सपोज दैट ये आपका क्या है? सेंटर, ये आपका रोड हो गया, इसके बीच में जो है ये आपका दो लेन हो गया, इसका जो सेंटर है, पूरा का जो सेंटर है और जो इनर लेन का जो सेंटर है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो डी है, वो आपका डी हो जाएगा। ये तो पहला कंडीशन हुआ कि एल अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस है, अगर एल लेस देन एस होता है तो एम इक्वल्स टू आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई 2 प्लस एस माइनस एल बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू एल बाई आर होगा। ठीक है, ये आप सिंगल लेन रोड के लिए होगा, उसी तरह मल्टी लेन रोड होगा अगर, तो m इक्वल्स टू आर माइनस आर माइनस डी कॉस अल्फा बाई 2 प्लस एस माइनस एल बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, एल का जो वैल्यू होगा वो आर माइनस डी इंटू अल्फा होगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं कर्व रेजिस्टेंस। ठीक है, कर्व रेजिस्टेंस क्या होता है? ये लॉसेस में आ जाएगा। ठीक है, कर्व रेजिस्टेंस जो होता है वो P माइनस पी कॉस थीटा होता है। ठीक है, देखिए कर्व रेजिस्टेंस क्या होगा? इट इज द लॉस ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स व्हेन ए रियर व्हील ड्रिवन व्हीकल नेगोशिएट ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्व रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो ये होता है आपका P माइनस पी कॉस थीटा। P आपका इंजन पावर है, P क्या है? इंजन पावर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज दैट ये आपका स्टीयरिंग व्हीकल है। ठीक है,
और ये आपका ड्राइविंग व्हीकल है, ये आपका ड्राइविंग व्हील है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से जो है ये इनिशियल डायरेक्शन हो गया, ये आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया। ये जो है ये एंगल जो है, ये एंगल जो है आपका यहाँ पे थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज हो जाता है यहाँ पे। कर्व जो रेजिस्टेंस होगा P माइनस पी कॉस थीटा होगा, P इंजन पावर होगा, थीटा टर्निंग एंगल हो जाएगा। कर्व रेजिस्टेंस डेवलप ओनली इन व्हीकल्स हैविंग रियर ड्राइविंग व्हीकल्स, रियर ड्राइविंग व्हीकल्स में ही होगा, होता है सिर्फ, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे इम्पेरिकल फार्मूला और अप्रोक्स फार्मूला फॉर सिंगल लेन रोड के लिए जो सेटबैक डिस्टेंस होता है L ग्रेटर देन इक्वल्स टू S होगा, तो M इक्वल्स टू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8R होगा, ठीक है। M इक्वल्स टू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8R होगा, और अगर L लेस देन S होगा तो M इक्वल्स टू L इंटू 2S माइनस L डिवाइडेड बाई 8R होगा, ठीक है। M जो है वो आपका सेटबैक डिस्टेंस है। अब देखिए ट्रांजिशन कर्व में